जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बिहार पीसीएस की हम लोग कर रहे हैं स्टैटिक जीके। तो आज अपना जो लेक्चर शुरू होगा वो होगा बिहार के आधुनिक कालीन मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर शुरू हो गया आज अपना। तो चलिए अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बना दी, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखिए। ये आपके बिहार पीएससी के प्री और मेंस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखते हैं। तो बिहार में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है वो 17वीं सदी में होता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा 1498 में वास्को डी गामा तो आता है कालीकट। उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे समय के अनुसार 17वीं सदी में बिहार तक पहुंचते हैं। और उस समय बिहार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। क्यों, आपको पता होगा बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब एक ही था। जूट की खेती बहुत होती थी, हर आदमी चाहता था बंगाल पे कब्जा करना। और बिहार के क्षेत्र में जो सर्वप्रथम पुर्तगाली ही आए थे। पुर्तगाली भारत में भी पहले आए और बिहार में भी आई है। अब इन्होंने अपने व्यापारिक जो केंद्र है वो हुगली में स्थापित करा था, जो कि बंगाल में था। और हुगली से ही नाव के माध्यम से पटना आया करते थे। अपने साथ मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तन ये लाते थे, और वापसी में सूती वस्त्र और जो अन्य प्रकार के वस्त्र हैं वो ले जाते थे। फिर 17वीं शताब्दी के मध्य तक डच जो थे उन्होंने बिहार के स्थानों पर शोरे के गोदाम स्थापित कर लिए। शोरे मतलब क्या? पोटेशियम नाइट्रेट के जो गोदाम होते हैं। सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की जो उत्तरी इमारत है उसमें 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। ये याद रखना, पटना कॉलेज में 1632 में। अब इनकी जो डचों की अभिरुचि थी वो थी सूती वस्त्र, चीनी, शोरा मतलब यही पोटेशियम नाइट्रेट, अफीम, इन सब चीज़ों में। ये इससे संबंधित व्यापार करते थे। 1662 ईस्वी में बंगाल में डच मामलों के प्रधान जो थे कौन? नथियास वैगन वर्क ने मुगल सम्राट औरंगजेब से व्यापार से संबंधित एक फरमान बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए प्राप्त किया था, है ना। वहाँ से इनको ट्रेड की कुछ प्रिविलेजेस भी मिल गई थी। फिर जो है डच यात्री ट्रैवरिन 21 दिसंबर 1665 को पटना पहुँचता है। और उसके बाद उसने छपरा से यात्रा शुरू करता है। और छपरा में उस समय शोरे का जो शुद्धिकरण है वो करता है। और शोरे पर अधिकार के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी व डच कंपनियों के बीच हमेशा तनाव भी आपको पता होगा मॉडर्न हिस्ट्री में ये चलता रहता है। फिर अंततः 1848 ईस्वी में विद्रोही जो है वो अफगान सरदार शमशेर खान ने पटना पर आक्रमण कर देता है और फतुआ स्थित डच फैक्ट्री को लूट लेता है पूरी तरह से। और वही प्लासी का युद्ध जो होता है 1757 में, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सफलता ने डचों की स्थिति को और दयनीय बना देते हैं प्लासी के युद्ध में। फिर बात करते हैं 1758 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने बिहार में शोरे के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त कर लिया है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अब शोरे के व्यापार में आ गई है, मतलब वही पोटेशियम नाइट्रेट। और 1759 में बेदारा के निर्णायक युद्ध में, अब जो बैटल ऑफ बेदारा होती है ना जिसमें डच और अंग्रेजों के बीच होती है, डच जो होते हैं बहुत बुरी तरह पराजित हो जाते हैं अंग्रेजों से, और डचों का जो अस्तित्व है वो लगभग खत्म हो जाता है। और वे किसी तरह से अपने चिनकू कासिम बाजार एवं पटना के माल गोदाम को सुरक्षित रखने में सफल हो जाते हैं। और 1780-81 ईस्वी के बीच यूरोप में ब्रिटेन और हॉलैंड के बीच युद्ध छिड़ जाता है वहाँ पे, जिसके कारण बिहार में भी दोनों कंपनियों के बीच एक संबंध जो है था वो तनावपूर्ण हो जाता है। फिर बाद में देखते देखते 1781 को पटना मिलिशिया के कमांडिंग ऑफिसर जो है मेजर हार्डी ने पटना डच माल गोदाम को जब्त कर लिया और छपरा एवं सिंधिया की डच फैक्ट्रियों को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। ठीक है। और वहीं 5 अगस्त 1781 को पैट्रिक हिटले ने डच फैक्ट्री की कमान जो है वो मैक्सवेल से ग्रहण कर लेते हैं। और फिर वही 8 अक्टूबर 1784 को डच कंपनी को गोदाम फिर से वापस दे दिया जाता है। और पुनः 1795 ईस्वी में फ्रैंको डच युद्ध के कारण, मतलब फ्रांस और जो डच के बीच में होता है, भारत में डच ठिकानों को अंग्रेजी सरकार के अधीन कर दिया गया। और 1817 ईस्वी में डच माल गोदामों को पुनः वापस कर दिया गया। जितने भी डच, मतलब ट्रीटी हो गई तो वो वापस कर देते हैं। फिर 1824-25 में डच व्यापारिक केंद्रों को अंतिम रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी में सम्मिलित कर लिया जाता है। किसको? डच के जितने भी व्यापारिक केंद्र होते हैं।
फिर बात करते हैं बिहार में फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन कैसे होता है। देखिए, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो फ्रैंकोइस मार्टिन के नेतृत्व में हुई थी 1664 में। आपको पता होगा फ्रांस जो थे मतलब फ्रेंच सबसे अंत में आते हैं भारत में। और ये मार्टिन जो है 1674 ईस्वी में पौंडीचेरी की स्थापना करता है तथा शीघ्र ही उसने माही यानी माहे जो यहाँ था, माहे कर लो माहे की जगह माहे, जो कि पुडुचेरी का ही पार्ट है, माहे कराईकाल यनम ये सब, तो माहे है कराईकाल और दूसरी जगहों पर फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्रों की स्थापना करते हैं। ये फ्रेंच का मतलब आज भी आप देखोगे पुडुचेरी में एकदम आपको लगेगा कि फ्रांस आ गया हो, एकदम फ्रेंच सेटलमेंट है वहाँ पे। ठीक है, कुछ वर्षों के अंतर मतलब उपरांत फ्रांसीसियों ने बंगाल में प्रवेश किया और चंद नगर की स्थापना करते हैं फ्रांसीसी ही। इसके तत्काल बाद 1734 ईस्वी में उन्होंने पटना में माल गोदाम की स्थापना की। फ्रांसीसी कंपनी की जो मुख्य दिलचस्पी है वो बिहार में शोरा प्राप्त करना था, यानी पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त करना था इनको भी, क्योंकि सब लोग बिहार में उसी की तरफ अटैक हो रहे थे, चाहे वो पोर्तुगीज हो अंग्रेज हो, इनसे उनको ज़्यादा लाभ हो रहा था। और वही अपने प्रभुत्व एवं व्यापार के उद्देश्य से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एवं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तनाव भी बनने लगा। अब देखो, अंग्रेजों ने सबको मारा, मतलब सबको साइड करके खुद ही फिर डोमिनेंस करा। अंग्रेजों ने मार्च 1757 में चंदनगर पर कब्जा कर लेते हैं, जिसको फ्रांस लोग बनाते हैं, और ये उस पर कब्जा कर लेते हैं। पटना में बिहार की जो डिप्टी गवर्नर राजा राम नारायण है उसका स्वागत करते हैं और तथा बैरक के निर्माण के लिए जगह भी देते हैं इनको। और वहीं प्लासी के युद्ध में विजयी होने के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो तत्कालीन बिहार के जो जनरल आयरकूट होते हैं, जनरल आयरकूट, उन्होंने जियाला को पटना से निष्कासित करके फ्रांसीसी माल गोदामों पर कब्जा कर लेते हैं। टोटल पूरा अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है बिहार में। और वहीं 1761 ईस्वी में पौंडीचेरी भी फ्रांसीसियों के साथ हाथ से निकल जाता है। अब यहाँ भी अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं, बाद में ट्रीटी होगी तब वापस मिलेगा इनको। फिर फाइनली 1763 ईस्वी में डैरिफ की जो संधि होती है उसके तहत फ्रांसीसी कंपनी को अपने खोए हुए क्षेत्र वापस मिल जाते हैं डैरिफ की संधि के द्वारा। और 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भारत में फ्रांसीसियों की जो व्यापारिक गतिविधियाँ हैं वो सिर्फ पौंडीचेरी तक सीमित रह जाती हैं। अब पूरे भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है और धीरे धीरे 1814 ईस्वी तक बिहार भारत से फ्रांसीसी गतिविधियाँ लुप्त प्राय हो जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का शासन रहेगा। अब बात करते हैं बिहार में डैनिश कंपनियों के आगमन की। तो देखिए, यूरोपियन जो कंपनियां थी उनमें से जो डेनमार्क का नाम है वो सबसे अंत में लिया जाता है, क्योंकि 1774-75 में पटना में डेनमार्क की जो कंपनी है वो फैक्ट्री स्थापित करती है 1774-75 में। और 1775 में ही पटना की जो डैनिश फैक्ट्री है उसके प्रमुख जॉर्ज वर्नर बिहार में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल हैं और उनकी परिषद से फरमान मांगते हैं कि प्लीज़ भैया हमको भी यहाँ व्यापार करना है। तो कौन सा व्यापार? वही शोरे का व्यापार है ना, सबको वही व्यापार करना है। और 1801 में जो ग्रेट ब्रिटेन है और डेनमार्क, अब इनके बीच में युद्ध हो जाता है। अब उनको भी शोरे का व्यापार करना है, इनको भी शोरे का व्यापार करना है, प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, तो भैया एक प्रोडक्ट को लेके दो कंपनियां लड़ेंगी ही ऑब्वियसली। तो जिसके परिणाम स्वरूप भारत में भी दोनों कंपनियों के बीच काफ़ी तनाव उत्पन्न होता है। और पटना की जो डैनिश फैक्ट्री है एवं श्रीरामपुर की कोठी को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया है ना। अंग्रेज क्या करते हैं, इनकी जो फैक्ट्रियाँ होती है जब्त कर लेते हैं। और फिर 1802 ईस्वी में आमीन्स की संधि होती है, आमी हटा लीजिए, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, आमीन्स की संधि होती है और भारत में डेनमार्क के जो भी स्वामित्व वाले क्षेत्र हैं उनको वापस कर दिया जाता है इस ट्रीटी के थ्रू। आमीन्स की संधि किसके बीच में होती है? भाई जो डेनमार्क और ब्रिटेन के बीच में। कब होती है? 1802 ईस्वी में वापस मिल जाती हैं डेनमार्क को उनकी जितनी भी फैक्ट्रियाँ होती हैं। 1845 ईस्वी तक बिहार के सारे डैनिश माल गोदाम जो है और ठिकाने अंग्रेज उनको कब्जा कर लेते हैं पूरी तरह से। अब फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, भैया फादर ऑफ ऑल कंपनी, मतलब सबकी पापा थी ये सब कंपनियों को साइड करके खुद ही ओवरटेक करती है ये। बिहार में भी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो स्थायी माल गोदामों की स्थापना को लेकर विद्वानों में देखा जाए तो काफ़ी मतभेद रहता है, क्योंकि अधिकतर इतिहासकारों का ये मानना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थायी माल गोदाम की जो स्थापना है वो 1691 ईस्वी में पटना के गुलजार बाग में की गई थी। और वहीं कंपनी की जो रुचि है वो समवर्ती कैलिको वस्त्र, जो कैलिको वस्त्र है एवं कच्चे रेशम से संबंधित व्यापार में, इन सब में इनकी इंटरेस्ट थी। और इसके अतिरिक्त वो शोरा जो होता है तथा अफीम को व्यापार का अभिन्न अंग मानते हैं कि भैया इसका तो व्यापार करना ही करना, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसी में ही है। और वहीं पटना के समीप लखबार में कैलिको वस्त्र जो था बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते थे। कौन से वस्त्र? कैलिको वस्त्र। 1664 ईस्वी में जॉब चॉर्नॉक को पटना की अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख नियुक्त किया जाता है, किसको? जॉब चॉर्नॉक को। और 1680-81 तक इस पद पर वो बना रहता है। और वहीं बिहार के जो सूबेदार होते हैं शाइस्ता खान द्वारा 1680 ईस्वी में अंग्रेजों की कंपनी के व्यापार पर जो था 3.5% टैक्स लगा देते हैं।
अब इसके कारण जो जॉब चौरनॉक है वो 1686 ईस्वी में हुगली शहर को लूट लेता है। अब इसके परिणामस्वरूप जो शाइस्ता खान है उसने बंगाल एवं बिहार में अंग्रेजों की जितनी भी संपत्ति थी समस्त संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे देता है। कौन? शाइस्ता खान। लेकिन 1690 ईस्वी में एक समझौते के तहत बाद में इनके बीच ट्रीटी होगी, पुनः व्यापार करने की स्वतंत्रता दे देगा। फिर बाद में मुगल बादशाह औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु होती है उसके साथ ही अंग्रेजों की जो व्यापारिक गतिविधियाँ हैं उसमें काफ़ी रुकावट आती है। फारुख-शियार के शासनकाल में 1713 ईस्वी में पटना फैक्ट्री को बंद कर दिया जाता है और उसने पुनः 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर देता है। अतः पटना फैक्ट्री को अंग्रेजों ने 1718 में पुनः खोल लेते हैं। कौन? अंग्रेज। फिर नवाब अलीवर्दी खान की एंट्री होती है। उसके दबाव के कारण जो पटना फैक्ट्री होती है 1750 ईस्वी में पुनः बंद कर दी जाती है। लेकिन जो हॉलवेल है उनके प्रयास से 1755 ईस्वी में पटना फैक्ट्री को फिर से शुरू कर दिया जाता है और 1757 में प्लासी का युद्ध हो जाता है और फिर बक्सर का युद्ध के बाद जितने भी ब्रिटिश आधिपत्य हैं उनमें पूर्ण रूप से आ जाते हैं, सब बिहार में ब्रिटिश के अंतर्गत, क्योंकि भैया ब्रिटिश हो गए सबसे ताकतवर, क्योंकि भैया मुगल एम्पायर को भी हरा देंगे बक्सर के युद्ध में। तो बक्सर युद्ध के पश्चात जो लॉर्ड क्लाइव है और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इसके बीच में आपको पता होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है जिसके द्वारा कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। मतलब सारा टैक्सेशन सिस्टम वगैरह सब इनके हाथ में आ जाएगा। ठीक है। अब अंग्रेजी शासन व्यवस्था देखते हैं। तो प्रारंभ से ही अगर देखें तो बिहार जो था व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र है, जैसा कि अभी ऊपर भी हम लोगों ने देख लिया, और मध्यकाल में भी बिहार जो है व्यापार कार्य का केंद्र रहता है। और यहाँ जो है एडवर्ड टेरी, कौन? एडवर्ड टेरी, रॉल्फ फिट्स, पीटर मुंडी, ट्रैवर आदि ये सब व्यापारियों ने बिहार का दौरा करते हैं और व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत वर्णन भी मिलेगा आपको इनके जो भी लिखा होता हो इनके से। और बंगाल के जो नवाब है मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान के शासनकाल में विदेशी व्यापार कंपनियों ने, जितने भी विदेशी व्यापारिक कंपनी है, मुख्य रूप से बिहार में व्यापारिक गतिविधियों में अपने आप को लगा रखा और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं दबी रही। मतलब कहने का आपस ही में देख रहे थे ना कि कोई नहीं चाह रहा, मतलब सबको शोरे का व्यापार करना है, जितनी भी यूरोपियन कंपनी आपस ही में प्रतिद्वंद चलता रहता है इनका। और वहीं 16 अक्टूबर 1756 को मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला द्वारा शौकत जंग पराजित होता है। सिराजुद्दौला को अंग्रेजों की ओर से युद्ध का जो खतरा था वो होता है और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम की किलेबंदी प्रारंभ भी कर देते हैं। अब इससे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध होता है और अंग्रेज जीत जाएंगे, आपको पता होगा इसमें। और मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है, सिराजुद्दौला को हटा दिया जाता है, मतलब भाग जाता है वो। अब उसके पुत्र जो मीरान होता है उसको बंगाल का उपनवाब बनाया जाता है। लेकिन बिहार की जो वास्तविक सत्ता है वो राजा राम नारायण के हाथों में आ जाती है। और फिर 1760 में मीर कासिम अंग्रेजों की सहायता से बंगाल का नवाब बनता है। अब बंगाल का नवाब इसको तो बनाएंगे, बाद में बक्सर के युद्ध में इसको भी पेलेंगे। अंग्रेजों से उसका संबंध अधिक दिनों तक मधुर नहीं रह पाता और मीर कासिम 1761 में अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर देता है। ठीक है। और मुंगेर की रक्षा के लिए उसने दुर्ग का भी निर्माण करा कि अंग्रेज इसमें आक्रमण ना करें। और बिहार के नवाब जो हैं दीवान राम नारायण से भी उसके संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। उसे अनुशासनहीनता के आरोप में मीर कासिम ने बंदी बनाना चाहा राजा राम नारायण को, लेकिन राम नारायण अंग्रेजों से मिलकर इसको ही षड्यंत्र रच के हटवा देगा। मीर कासिम ने कंपनी के गवर्नर जो थे वेंसी टाट को पत्र लिखकर उसे लौटने की मांग करता है और वेंसी टाट ने राम नारायण को हमें लौटाने की मांग करता है। और वेंसी टाट ने राम नारायण को उसके हवाले कर देता है और उसने राम नारायण की हत्या करवा देता है मीर कासिम फाइनली। और बाद में अभी अंग्रेज इसी को भी मारेंगे, देखना। मीर कासिम ने कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दत्तक के दुरुपयोग पर रोक लगा दी। ठीक है। जो भी टैक्स का ये लोग मिसयूज़ कर रहे थे, फ्री ट्रेड का मिसयूज़ कर रहे थे, जिससे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच क्रुद्ध हो गई। मतलब इनके बीच में जो है कड़वाहट पैदा हो जाती है, इनके बीच के रिश्ते आपस के खराब हो जाएंगे। और मीर कासिम ने अंग्रेजों के समर्थक सेठ हीराचंद एवं उसके भाई स्वरूप चंद को मुंगेर में नज़रबंदी करवा देता है। और वहीं पटना के जो अंग्रेज एजेंट होते हैं एलिश को नगर पर आक्रमण करने का आदेश कर देता कि भैया कर दो आक्रमण। और एलिश जो होता है 1763 में 24 जून 1763 को पटना पर अधिकार करके लूटपाट करता है एवं उनके जो भी निर्दोष लोगों की भी हत्या कर देता है। मतलब वहाँ की जो जनता होती है उनकी भी हत्या करवा देता है। विवश होकर मीर कासिम ने अंग्रेज जो एजेंट होते हैं एलिश के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई शुरू कर देता है और एलिश को बंदी बनाकर मुंगेर उठा लाता है कि आओ बेटा तुम। और फिर फाइनली पटना में मीर कासिम ने अंग्रेज अधिकारियों का कत्लेआम किया
और यह घटना जो है पटना हत्याकांड के नाम से जानी भी जाती है। ठीक है, अंग्रेज अधिकारियों का कत्लेआम करना। इस हत्याकांड के उपरांत मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच जो है युद्ध अवश्य संभावी हो जाता। भैया ये तो हो गई, इसलिए बाद में बक्सर का युद्ध भी होता है। और 2 सितंबर 1763 को बिहार के राजमहल के उदवानाला है, उसके युद्ध में मीर कासिम अंग्रेजों के हाथों फाइनली पराजित होता है और मीर कासिम अंग्रेजों के हाथ नहीं आता है, भाग जाता है और 1763 को जो कर्मनाशा नदी पार करके अवध की राज्य सीमा में प्रवेश कर जाता है, मतलब भाग जाता है वहाँ से। अब इसके बाद अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन आंदोलन क्या कहते हैं वो देखते हैं। अंग्रेजों के आने से जो भी जनजाति लोगों की अपनी पहचान थी, स्वतंत्रता थी, वो सब खतरे में पड़ जाती है। भाई जनजाति लोगों का जो बिजनेस था, जो उनका एक कल्चर था, वो सब खराब होता है। और 17वीं शताब्दी के अंत में जनजाति विद्रोह फिर शुरू होने लगते हैं, क्योंकि ये उनके कल्चर में इंटरफेयर करेंगे, उनकी जो भी ट्रेडिशनल काम थे वो उसमें इंटरफेयर करेंगे। जबकि अंग्रेज यहाँ केवल 2 दशक पहले ही आए थे, फिर भी देखिए। अब इन जनजाति विद्रोहों में से अंग्रेजों की जो पक्षपातपूर्ण नीति थी उसका भी हाथ था। जैसे राजा, जमींदार, अधिकारी, ये सभी जनजाति प्रजा के लिए यमदूत सिद्ध हो गए। मतलब ये लोग भी अंग्रेजों से मिल गए भैया, क्योंकि इनको पैसा मिलता था। अब इन विद्रोहियों के जो पक्ष है, इन लोगों का स्वाभिमान स्पष्ट झलकता था। अंग्रेजी शासन में कुल 13 जनजाति विद्रोह होते हैं, जिनमें से मुख्य विद्रोह का वर्णन इस प्रकार है। तो एक एक करके आइए जनजाति विद्रोह को बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तमाड़ विद्रोह की। किसकी? तमाड़ विद्रोह। अब तमाड़ विद्रोह 1771 में अंग्रेज़ों ने छोटा नागपुर पर अपना अधिकार जमा लेते हैं और यहाँ के जो राजा हैं और जमींदार को कंपनी का संरक्षण मिल चुका होता है, जिससे इन लोगों को प्रजा के शोषण की छूट भी मिल जाती है। जमींदारों ने किसानों की ज़मीनें हड़पना शुरू कर देते हैं और इस शोषण नीति ने उरांव जनजाति के लोगों में विद्रोह की आग भड़का देते हैं। कहाँ के? उरांव जनजाति जो होती है, क्योंकि ये सब कब्जा कर लेते हैं भैया किसानों की ज़मीनें पर। अब इस जनजाति ने 1789 यानी 1789 में अपने विद्रोही तेवर दिखाने शुरू करते हैं और ज़मींदारों पर टूट पड़ते हैं, मतलब सारे ज़मींदारों पर आक्रमण करते हैं। और 1794 तक इन विद्रोहियों ने ज़मींदारों को इतना भयभीत कर देते हैं कि अंग्रेज जो थे सरकार अपनी रक्षा करने की गुहार इनसे लगाती। मतलब उन्होंने अंग्रेज सरकार से अपनी रक्षा कराते हैं कि भैया हमको हमारी मदद करो, क्योंकि ज़मींदार उनको टैक्स देते थे और ज़मींदार इन किसानों को काफ़ी इनका शोषण करते थे। तो ये तमाड़ विद्रोह के बारे में था। चेरो विद्रोह देखते हैं भैया, चेरो का क्या विद्रोह रहता है। तो ये आंदोलन जो है 1800 में चेरो जो किसान होते हैं अपने राजा के विरुद्ध शुरू करते हैं, चेरो किसान, जो चेरो विद्रोह होता है। और यह विद्रोह तब अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण जो नीति है उसके विरोध में होता है। और जब कंपनी ने कूटनीति से जयनाथ सिंह को अपदस्थ कर दिया और उसके स्थान पर गोपाल राय को राजा बना देते हैं ये लोग, उसके कारण। पर कुछ समय बाद जो गोपाल राय वो कुछ विद्रोही जो थे चेरो सरदारों के साथ मिल जाता है, जिससे अंग्रेज रुष्ट भी हो जाते हैं और अंग्रेजों ने गोपाल राय को फिर बंदी बनाकर पटना जेल में डाल देते हैं। इसके बाद अंग्रेजों ने जो चूड़ामान है उसको वहाँ का राजा बना देते हैं, चूड़ामान को। चूड़ामान राय कोई भी कार्य अंग्रेजों की सलाह से ही करता था, जो भी करता था सब अंग्रेजों से पूछ के करता था और इससे जनजाति हित काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते थे। मतलब जनजाति लोगों की जो समस्या थी वो ये सुनता नहीं था, अंग्रेजों का एक तरह से कठपुतली था। इससे लोगों में काफ़ी असंतोष होता है और चेरो जो सरदार होते हैं भूषण सिंह के नेतृत्व में खुला विद्रोह शुरू हो जाता है। मतलब एक तरह से पूरी तरह से विद्रोह शुरू कर देते हैं और चूड़ामान राय जो था वो अंग्रेजों से मदद की गुहार लगाता है और इस विद्रोही दल पर टूट पड़ता है। कर्नल जोन जो थे उन्होंने इस विद्रोह को कुचलने के हर संभव प्रयास किए, लेकिन उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। वही 2 वर्षों तक चेरो विद्रोह अंग्रेजों और चूड़ामान राय को छकाते रहे। मतलब 2 वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा। अंततः भूषण सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि इनका सरदार होता है चेरो का। 1802 में इस विद्रोही जो थे चेरो नेता को फांसी दे दी जाती भूषण सिंह को और यह विद्रोह धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाता है। कोई लीडर नहीं रहता है तो ये खत्म हो जाता है। फिर हो विद्रोह आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। ये 1821-22 में छोटा नागपुर के हो जो लोग थे उन्होंने सिंहभूम के जो राजा थे जगन्नाथ सिंह, उनके विरुद्ध करते हैं ये लोग, जगन्नाथ सिंह के। और जगन्नाथ सिंह के प्रति हो लोग जो थे तटस्थ थे काफ़ी और इनका किसी से भी कोई झगड़ा नहीं था। एक तरह से नागवंश के राजा ने इन पर 1-2 बार आक्रमण किया था, लेकिन सिंहभूम के जो राजा थे उसके साथ इनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जो बाद में सिंहभूम के राजा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेते और अंग्रेजों की नीति के फलस्वरूप अपने ही हो मित्रों के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं, जिससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। और वहीं मेजर रफसेर जो थे उन्होंने इन लोगों को अपनी कई स्वार्थों में प्रयोग भी करते और इन्हें झूठे आश्वासन देकर बेवकूफ़ बनाते। कहने का मतलब है हो जो विद्रोह था वो इसीलिए हुआ क्योंकि वहाँ के जो राजा थे वो इन जो जनजाति के लोग थे उनका काफ़ी ज़्यादा शोषण करते थे, काफ़ी ज़्यादा उनका एक्सप्लॉइट करते थे, फ़ायदा उठाते थे मतलब। फिर कोल विद्रोह की बात आती है। अब ये जो विद्रोह है ये भी छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम, मानभूम
इन सब की कई जनजातियों का संयुक्त विद्रोह रहता है, ठीक है, कोल विद्रोह, जितनी भी जातियाँ हैं इन सब का। अंग्रेजों के बढ़ते जो हस्तक्षेप हैं उसके शोषण के खिलाफ ये युद्ध होता है मतलब विद्रोह जो होता है। और अंग्रेज समर्थित जमींदार इन वर्गों, विशेषकर जो कृषक हैं, का ऐसा खून चूस रहे होते हैं कि इन्हें भोजन के लिए भी तरसना पड़ता है। मतलब सारी खेती, सारा लगान बहुत ज़्यादा लेते थे इनसे, और कितने ही अवांछित करों और जबरन वसूली ने इन लोगों को खून के आंसू रुला दिए थे। मतलब बहुत ज़्यादा शोषण करते थे। कृषि और शिकार पर आश्रित इन लोगों से मनमाना कर वसूलने के लिए इन पर तरह तरह के अत्याचार भी करे जाते थे। कर चुकाने की जो असमर्थता में इनकी ज़मीन जो थी, वो जो बाहरी लोग थे, जिसको दिकुओं बोलते थे, क्या बोलते थे, दिकुओं, उनको दे दी जाती थी। और ज़मींदार इनसे बेगार कराते थे। बेगार मतलब बिना पैसे काम कराना। और वे स्वयं पालकी में चलते और कहारों का कार्य जो था आदिवासी लोग करते थे। और वहीं इनके जो पशुओं की देखभाली भी आदिवासी ही करते थे, इनके पशुओं की देखभाली। फिर कैथबर्ट की बात सुने अगर, कैथबर्ट ने कहा है कि इन जमींदारों ने किसानों पर इतना अत्याचार किया कि गांव गांव उजड़ गए, समझ लो, इतना ज़्यादा अत्याचार करते थे। और इस सामंती व्यवस्था में जमींदार शायद ही किसानों के हित की बात सोचता हो, वो सब अंग्रेजों से मिलके शोषण करता था, पैसा लूटता था। प्रशासनिक वर्ग अलग से इनका खून चूस रहा था, और फलता आबादी का जो हाश है वो हो रहा था भैया। मतलब नुकसान तो आबादी, जो जनजाति लोग हैं उनका होगा, और लोग बस किसी प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब इस संबंध में जो डब्ल्यू बेल्ट ने कहा है, क्या कहा है डब्ल्यू बेल्ट ने, कि राजा की शासन व्यवस्था जो थी बहुत ज़्यादा निराशावादी और इन दबे वर्गों के प्रति सोचनीय थी। और किसानों की ज़मीनें इनसे जबरन छीनी भी जा रही थी, और बाहरी लोगों को दी जा रही थी इनसे ज़मीन छीन के व्यापार कराने के लिए, और इनसे सब छीना जा रहा था, टैक्स भी ज़्यादा लिया जा रहा था। अब इनकी शिकायत पर किसी शासक या प्रशासक का जो रवैया था वो सहानुभूतिपूर्ण भी नहीं था। मतलब वो भी मारते थे इनको, जैसे जो पुलिस वाले हैं जो भी होते थे वो भी इनको लतियाते थे। अब इस लूट, दंड और उत्पीड़न में कितनी ही जाने भी गई है ना। तो काफ़ी ज़्यादा कोल विद्रोह, कोल म्यूटनी जिसको इंग्लिश में बोलते, काफ़ी ज़्यादा भयावह था ये। मॉडर्न हिस्ट्री में आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था ये। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। अब कल का लेक्चर अपना भूमिज विद्रोह और भी जो नेक्स्ट विद्रोह, संथल विद्रोह, इनके बारे में देखेंगे। अच्छे से इन सबको पढ़ लीजिए, बुलेट पॉइंट में नोट बना लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होंगे आपके।